नमस्ते, शुभ संध्या। उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के फेसबुक पेज और जूम पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का संध्याकालीन बेला का नमस्कार। मैं आचार्य विपिन पथिक, जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन, आप सभी का इस वर्चुअल वेबिनार में तहे दिल से वंदन, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। साथियों, जैसा कि हम नियमित दिनों के भांति पिछले 12 जून से अनवरत उत्तर प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन जो एक यूनिट है, नेशनल योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन एफिलिएटेड बाय युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार, उसी के संबंध में उत्तर प्रदेश की जो यूनिट काम कर रही है, उसने इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर एक वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियां को कैसे रोकें, उनके कैसे सिम्टम्स जाने, कैसे क्या लक्षण को समझें, उसके संबंध में विभिन्न देश के प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया है। उन्हीं क्रम में आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिनको आप लोग ने, बहुतों लोगों ने नाम भी सुना है, बहुतों लोगों ने फिजिकली मिले भी हैं, लेकिन आज हमारे बीच में वो फिर से उपस्थित हैं। हालांकि भारतीय योग चिकित्सक संघ जो इस कार्यक्रम का सहयोगी संस्थान के रूप में काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं मैं कह लीजिए इस दोनों संगठनों के बीच की कड़ी का काम भी हूँ, तो निश्चित तौर पर आज के सत्र को प्रारंभ करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे कि आदरणीय इस कार्यक्रम के संयोजन के रूप में उत्तर प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सोनाली धनवानी जी, तो आप इस कार्यक्रम को प्रार्थना के साथ यथावत नियोजित करें। माइक ओवर टू यू डॉक्टर सोनाली धनवानी। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से सभी को वेरी वार्म वेलकम, शुभ संध्या। और टाइम हो चुका है 8:15, हमारा वेबिनार स्टार्ट होने का टाइम हो चुका है। बहुत देर से सब वेट कर रहे हैं, तो जैसे कि हम रोज की तरह सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम आप सभी को पहले ये बता दें, जो आज हमारे मुख्य वक्ता हैं, आज हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर गौरव दलाल जी हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा के हैं। और जो आज टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है अवसाद पर योग चिकित्सा। तो आपके जितने भी प्रश्न हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आज आप इस प्रश्नों के बारे में पूछ सकते हैं। और यहाँ से हम डॉक्टर गौरव जी को बोलेंगे कि एक बार आप प्रार्थना करवाएं, ईश्वर का आशीर्वाद ले लें और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए अपने वेबिनार को एक रूपरेखा देंगे। Thank you very much, ma'am, for your wonderful introduction. Thank you, Vipin sir. सबसे पहले हम इस सेशन की जो शुरुआत है वो जैसे कि मैडम ने बताया कि स्टार्टिंग प्रेयर से करते हैं। तो सभी जो हैं श्रोतागण कमर और गर्दन अपनी सीधी कर लेंगे, आंखें सहजता के साथ बंद, और गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है पूरी लंबी गहरी श्वास भरते हुए करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सहजता के साथ आंखें खोलने का प्रयास। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने ईश्वर से आशीर्वाद ले लिया है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया, डॉक्टर गौरव दलाल जी आज हमारे मुख्य वक्ता हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और हम बात करने वाले हैं अवसाद पर योग चिकित्सा की। लेकिन एक जो बात मैं पहले बोलना चाहूंगी और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि गौरव सर, आपके बारे में बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाई, क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश मैंने बहुत की, पर वही है ना कि जो बहुत महान हस्ती होते हैं, जो बड़े बड़े, वो कहीं लिखते नहीं है। फेसबुक पे भी ज्यादा कुछ आपने लिखा नहीं है, क्योंकि जितने लोग आपको जानते हैं वो आपकी विशेषताओं से यथायथ सबको पता है। पर मैं फिर भी चाहूंगी कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पहली बार सुन रहे होंगे, या पहली बार आपसे आपकी बातों को लेके अपने आप पर लेके जाएंगे और योग सीखेंगे या कुछ समझेंगे।
तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, एक हम्बल रिक्वेस्ट, कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है आप एक बार उसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या अपना ही थोड़ा सा अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो मैं नहीं दे पाई। और उसके बाद मुझे लगता है फिर हम वेबिनार स्टार्ट करेंगे। गौरव सर, आप पीपीटी शेयर कर सकते हैं, मैंने होस्ट कर दिया है। ठीक है सर, अगर जरूरत पड़ेगी तो सर मैं जरूर जो उसको शेयर ओके करूँगा। ओके। थैंक यू वेरी मच मैम। सबसे पहले हम आदि योगी भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, जिनकी वजह से आज पूरा विश्व जो है योग के अद्भुत ज्ञान से परिचित है। मैं डॉक्टर गौरव दलाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, और मेरा खुद का एक जो है गौरव योगशाला करके ही सेंटर है रोहतक हरियाणा में, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो पेशेंट्स, विभिन्न प्रकार के रोग से पीड़ित जो पेशेंट्स होते हैं वो आते हैं और अपने ट्रीटमेंट के लिए जो मेरा योग सेंटर है, योग और प्राकृतिक चिकित्सालय है, वो सिर्फ थेरेपी पर्पस के लिए ही जो है ओपन है। और उसमें किसी भी प्रकार का जर्नल योगा हम नहीं करवाते हैं। हम थेरेपेटिकल जो योग है और जो प्राकृतिक चिकित्सा में किस प्रकार से मिट्टी पानी धूप हवा का प्रयोग किया जाता है उस पेशेंट के ऊपर, एक्यूप्रेशर और जितनी भी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, एक्यूप्रेशर से लेकर एक्यूपंक्चर और कपिंग थेरेपी या फिर अरोमा थेरेपी, तो इस प्रकार से जो है पूरा एक होलिस्टिक वेलबीइंग जो अप्रोच रहती है। और हर प्रकार से जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं वो लाभान्वित ही होते हैं। तो यही जो है, मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ ना कहते हुए सीधा टॉपिक पर आना चाहूंगा मैम, अगर आपका इजाजत हो तो। नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल। तो एक का छूट दिया है, आप आईआईटी के जोनल इंचार्ज हैं वेस्ट इंडिया के, ये तो आपने बताया ही नहीं। एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच विपिन सर कि आपने मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं जोनल इंचार्ज एक भी और का। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तहे दिल से इसका स्वागत करता हूँ और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण जो पद है वो मुझे एक संभालने का अवसर दिया है, मौका दिया है, और मैं पूरे दिल से जो है इसको संभालने का और इसको आगे लेकर जाने का प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी, तो जैसे कि सभी श्रोताओं ने सुन लिया है, सब लोग जितने हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता चल चुका है कि हमारे डॉक्टर गौरव जी की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटीज हैं, क्या स्पेशलिटी है, और किस चीज के किस रोग के बारे में आप ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टॉपिक है अवसाद के बारे में, लेकिन यहाँ पे सर ने ये भी बता दिया है कि अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सर की खुद की एक योगशाला है। तो सर, हम आपको पुनः आमंत्रित करते हैं और आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के वेबिनार का जो टॉपिक है वहां से आप प्रारंभ करें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर गौरव दलाल इस आयोजन में उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, और जितने भी हमारे इस संघ से जुड़े सदस्य हैं उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा जो आज का विषय है वो है अवसाद, डिप्रेशन, और आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि योग व प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाकर आप इस समस्या से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत गंभीर समस्या है, और अंत में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आहार के जरिए भी आप इस समस्या से कैसे इस छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी योगासन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, कैसी भी प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो कर लीजिए, लेकिन जब तक आपका आहार ठीक नहीं होगा आप किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करना है, ये तो एक डिप्रेशन की आज यहाँ पर बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी, लेकिन किसी भी अगर बीमारी की अगर बात की जाए तो आहार सबसे मुख्य रहता है। और कोई भी चिकित्सा पद्धति आप ले लीजिए, अगर आपका आहार सही है तो आप किसी भी चिकित्सा पद्धति को अपनाकर बहुत जल्द ही स्वस्थ हो सकते हैं। तो आहार आपका स्वस्थ होना, ठीक होना बहुत जरूरी है। तो आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का आहार आपके लिए उचित रहेगा और किस प्रकार का आहार को आपको उसका त्याग करना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।
भारत, हमारा जो देश है, वो सबसे पहले नंबर पर आता है डिप्रेशन के मामले में। एंड इट इज अ रियली अलार्मिंग सिचुएशन। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन भारत का स्थान सर्वप्रथम आता है डिप्रेशन के मामले में, मानसिक रोगों के मामले में। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर पूरी भारत की जनसंख्या को एक लाइन में खड़ा किया जाए तो हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी मानसिक रोग से पीड़ित है। चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एग्रेशन है, बायोपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, या किसी भी प्रकार का रोग, मानसिक रोग है, या फिर एक फोबिया है, एक डर जो हमेशा आपके अंदर बना रहता है किसी भी चीज को लेकर, तो वो भी एक प्रकार का मानसिक रोग की श्रेणी में उसको रखा जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग जो हैं किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर, किसी ना किसी भारतीय के अंदर देखे गए हैं। और ये जो रिपोर्ट है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जो अपने आप में एक हैरानी उत्पन्न करती है कि भारत जैसा देश सर्वप्रथम है, इस सबसे पहले आता है इस डिप्रेशन के मामले में। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार लगभग 1.5 लाख व्यक्ति हर साल जो है डिप्रेशन के चलते सुसाइड करते हैं, अगर भारत की बात की जाए। ये अपने आप में बड़ा चौंका देने वाला आंकड़ा है। अगर हम इसको थोड़ा सा, मैं इसको और एलोबरेट करूं तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे सुसाइड जो केसेस आते हैं वो या तो डिप्रेशन में करते हैं, या स्ट्रेस में आते हैं, या फिर किसी ना किसी प्रकार की जो रिलेशनशिप में उनकी प्रॉब्लम्स आती है। एक मुख्य कारण ये भी रहता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने के, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आ पाती है बच्चों की, जिससे जो है बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ऐसे ही कंपटीशन, वर्क प्लेस पर इतना कंपटीशन बना हुआ है, इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, जिसको देखते हुए एम्प्लॉयज भी आज के समय में डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस में हैं, और कहीं ना कहीं वो इस प्रकार का कदम उठाते हैं और अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं। और एक दार्शनिक ने बड़े अच्छे से जो है मानसिक स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया है कि शरीर पर लगी हुई चोट तो सबको दिखाई दे जाती है, और उसका इलाज भी हम बड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवा लेते हैं, और वो जल्द ही व्यक्ति जिसके शरीर के ऊपर चोट लगती है वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन जो चोट आपकी भावनाओं को पहुंचती है, जो ठेस आपके मन को लगती है, शायद वो किसी को दिखाई नहीं देती, और व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है और अपने अस्तित्व को खो बैठता है। तो बहुत गंभीर समस्या के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो डिप्रेशन उनमें से एक है, और डिप्रेशन को आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको जो है ठीक कर सकते हैं योग व प्राकृतिक चिकित्सा व आहार के माध्यम से। मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहता है इसके बारे में, डिप्रेशन के बारे में एक बार उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास इस रोग का, किसी भी मानसिक रोग का कोई भी उपचार नहीं है। वो मैनेज जरूर कर लेते हैं, कुछ समय तक मैनेज जरूर किया जा सकता है, एंटी डिप्रेशंस दवाइयां देकर उस पेशेंट को कुछ समय तक रोका जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर स्थायी रूप से इसके समाधान की बात की जाए तो मॉडर्न मेडिकल साइंस इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं देता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार डिप्रेशन क्या है, एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है अगर डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर, ये आपका मूड डिसऑर्डर है, और आपने अक्सर ये सुना होगा कि आज मेरा मूड खराब है, और या फिर आज मैं ये कार्य नहीं करूंगा, आज मेरा दिल नहीं कर रहा है करने को, या फिर आपने अक्सर ऐसा दूसरे व्यक्ति को कहा होगा, अपने फैमिली मेंबर्स को कहा होगा, अपने दोस्तों को कहा होगा कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ समय के बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है वो नॉर्मल नहीं हो पाता है, और 14 से 15 दिन तक अगर ये स्थिति बनी रहे कि वो अपने जो उसका दैनिक जीवनचर्या है वो उसमें आप नॉर्मल नहीं हो पाता है, वापस नहीं आ पाता है, 14 से 15 दिन तक वो जो है स्ट्रेस में रहता है, या कहीं ना कहीं एग्रेशन में रहता है, एंजाइटी में रहता है, गुस्सा देखने को मिलता है, अननेसेसरी जो है कई बार जो है गुस्सा उसके अंदर देखने को मिलता है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि ओवर ईटिंग कई बार जो है ऐसे
डिप्रेशन के पेशेंट्स करने लग जाते हैं या बिल्कुल खाना खाना बंद कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि वो पेशेंट कहीं ना कहीं डिप्रेशन की शिकार हो रहा है, वो पेशेंट कहीं ना कहीं डिप्रेशन की कैटेगरी में आ रहा है। इसके विपरीत अगर आयुर्वेद की बात की जाए, आयुर्वेद कहता है कि 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और जब इन 3 दोषों में असंतुलन पैदा होता है, ये 3 दोष जो हैं आपके शरीर में संतुलित मात्रा में होते हैं। वात की मात्रा 33.3% आपके शरीर में होती है, ऐसे ही पित्त कहीं ना कहीं 33.3% आपके शरीर में पाया जाता है, ऐसे ही कफ की मात्रा भी 33.3% आपके शरीर में मिलती है। ये बैलेंस रहता है। अगर कुछ ना कहीं इसमें असंतुलन उत्पन्न होता है तो इनसे संबंधित जो रोग हैं वो देखने को मिलते हैं। और जो डिप्रेशन की समस्या या किसी भी प्रकार का मानसिक रोग है वो कहीं ना कहीं आपके वात से संबंधित है। और बड़ा अच्छा श्लोक जो है वो हमारे ग्रंथों में देखने को मिलता है, चले चित्तम चले वातम निश्चले निश्चले भवेत, कि जैसे जैसे आपका जो चित्त है, आपकी जो शरीर के अंदर वायु है वो आपके चित्त को, आपके मन को असंतुलित करता है। बहुत सारे जो है भारी मात्रा में जो है विचार आपके अंदर देखने को मिलते हैं, विचार बार बार आते हैं। और इसी प्रकार से जब वायु का प्रकोप आपके शरीर में बढ़ता है तो आपके जो मन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। आपका जो संतुलन है, जो मानसिक संतुलन है, आप कहीं ना कहीं उसको खो बैठते हैं। अगर योग साइंस की बात करेंगे तो आयुर्वेद की बात की गई कि ये वात से संबंधित समस्या है। अगर योग साइंस की बात करें तो 5 प्रकार की प्राण वायु देखने को मिलती है। 5 प्रकार की वायु हमें देखने को मिलती है, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। अगर डिप्रेशन के बारे में बात की जाए तो व्यान वायु जो है इस रोग को कहीं ना, इस रोग से संबंधित है, इस डिजीज से रिलेट करती है। व्यान वायु आपके पूरे शरीर में पाई जाती है और जब वो असंतुलित होती है कहीं ना कहीं तो वो मानसिक रोग उत्पन्न करती है। जैसे कि मैंने बताया कि मॉडर्न मेडिकल साइंस एंटी डिप्रेशन दवाइयां देती है, उसी प्रकार आयुर्वेद की अगर बात करें, आयुर्वेद में पंचकर्मा एक बहुत अच्छा एक तरह से कर्म है, एक क्रिया है जिसमें आपको शिरोधारा के जरिए जो है मानसिक रोगों को संतुलित ठीक किया जाता है। उसी प्रकार अगर योग की बात की जाए तो योग में डीप ब्रीदिंग और भ्रमण प्राणायाम या फिर आप कह लीजिए वॉकिंग के जरिए जो है आप इस व्यान वायु को संतुलित कर सकते हैं। और जब आप वॉकिंग करते हैं तो व्यान वायु संतुलित होती है। इसलिए कहा गया है कि आप जब भी स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है तो वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग करने से जो है व्यान वायु संतुलित मात्रा में उत्पन्न होती है आपके शरीर में और कहीं ना कहीं मानसिक रोगों में आपको शांति मिलती है। मानसिक रोग जो है कहीं ना कहीं ठीक होते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करने से आपके शरीर में फील गुड हार्मोन सिक्रेट होते हैं। और 4 प्रकार के हार्मोन्स अब तक जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस खोज पाई है, जिनको डोज के नाम से जाना जाता है। D फॉर डोपामाइन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन और E फॉर एंडोर्फिन। और जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं एंडोर्फिन जो हार्मोन है वो आपके शरीर के अंदर सिक्रेट होता है और वो फील गुड हार्मोन है और वो पेन किलर की तरह काम करता है। तो आप कभी भी आप इसको करके भी देख सकते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो एंडोर्फिन हार्मोन सिक्रेट होता है और वो पेन किलर हार्मोन है। पेन किलर की तरह काम करता है। जिस प्रकार से मॉर्फिन और ब्रूफिन काम करती हैं उसी प्रकार से नेचुरल एंडोर्फिन जो है वो पेन किलर का काम करता है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब आप वॉकिंग करते हैं या फिर लाइट एक्सरसाइज या सूक्ष्म व्यायाम आप कह लीजिए, जब आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो कहीं ना कहीं एंडोर्फिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो अगर आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो आप करके देखिए, डीप ब्रीदिंग करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं 70 से 80% रिजल्ट तुरंत दिखाई देगा। और कुछ पेशेंट्स में ये जो परसेंटेज है ये बढ़ सकती है। 90 से 100% भी व्यक्ति 10 से 15 मिनट की डीप ब्रीदिंग में बिल्कुल उनका पेन जो है वो ठीक होते हुए देखा गया है। लेकिन बशर्ते आप उसको अच्छे से कर पाए तो बहुत सारी तकनीक हैं डीप ब्रीदिंग करने की। डीप ब्रीदिंग
कि एक जो तकनीक हम अपने सेंटर पर करते हैं, या फिर जो मैं अपने बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है वहां पर बच्चों को कई बार करवाते हैं, कई बार स्टाफ को भी करवाते हैं, या कहीं पर भी जब गेस्ट लेक्चर देने जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में या फिर किसी भी संस्थान में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो अक्सर जो है डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करवाया जाता है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग करने के बहुत अद्भुत फायदे हैं। एक फायदों के पर आने से पहले मैं एक बार आपको यह बता देना चाहता हूं कि डीप ब्रीदिंग करते कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारी तकनीक अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। जो बहुत सारे योग गुरु हैं वो भी जो है डीप ब्रीदिंग की विभिन्न प्रकार की तकनीक बताते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हम डीप ब्रीदिंग करवाते हैं अपने सेंटर पे, आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको अवगत करा देता हूं। एक बार कैसे करना है डीप ब्रीदिंग वो देख लीजिए। डीप ब्रीदिंग करते वक्त आपकी कमर और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। बेशक से आप बेड के ऊपर लेटे हैं तो भी आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, बेशक से आप खड़े हैं तो भी आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ऐसे ही जब आप बैठे हैं तो आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। और डीप ब्रीदिंग को आप चलते वक्त भी कर सकते हैं, वॉकिंग करते वक्त भी कर सकते हैं। कैसे करना है? पूरा गहरा लंबा सांस आपको श्वास लेना है, और उसको जब आप पूरा गहरा लंबा श्वास लेंगे तो जो आपका पेट है वो बैलून की तरह जो है फूलेगा। उसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि जो हवा है, जो प्राण है, जो एयर है, वो आपके पेट में भर गई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूं, कुछ जो डॉक्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं वो भी मेरे से सहमत होंगे, और कुछ योगाचार्य, कुछ जो हैं योग गुरु जो भी इस व्याख्यान को देख रहे हैं, तो उनको ये पता भी होगा कि हमारा जो वायु जो हम लेते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, वो हमारे पेट में नहीं जाती है, वो डायफ्राम तक ही रह जाती है। और जब डायफ्राम के ऊपर एयर का प्रेशर पड़ता है तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, जिससे आपका पेट फूलता है। और हम ये सोचते हैं कि जो हवा है वो पेट में जा रही है, लेकिन हवा कभी भी आपके पेट में नहीं जाती है। सांस जो आप लेते हैं वो कभी भी, आप कितना भी डीप ले लीजिए, वो आपके पेट में नहीं जाता है, वो आपके डायफ्राम तक ही रहता है। डायफ्राम जो है वो आपकी एब्डोमेन कैविटी है और चेस्ट कैविटी है, उसके बीच में एक तरह से डिवाइडर का काम करता है। जो आपकी एब्डोमेन कैविटी है उसके लिए ये रूफ का काम करता है, और जो आपकी चेस्ट कैविटी है, जो आपके ऊपर का हिस्सा है, डायफ्राम, उसके लिए फ्लोर का काम करता है, फ्रेश का काम करता है। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो श्वास है वो आपके पेट में नहीं जाती है, साइंटिफिकली डायफ्राम तक ही रहती है। डायफ्राम के ऊपर जब एयर का प्रेशर पड़ता है तो आपका पेट बैलून की तरह फूलता है, बाहर की तरफ निकलता है। और जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं, प्रश्वास करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब जो है पेट अंदर की तरफ जाता है और डायफ्राम अपनी जगह आ जाता है। तो सही तरीका जो है उसका, आप किसी भी आसन में जो है इसको आप कर सकते हैं, बशर्ते आपकी कमर और गर्दन सीधी हो। साथ में अगर आप अपनी चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठे बैठे भी आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। पूरा लंबा गहरा श्वास लीजिए जब आप, और एक हाथ जो है आप अपना पेट पर रखिए, और जब आप अपना एक हाथ पेट पर रखते हैं तो आप करके देखिए, आप महसूस करेंगे कि आपका जो पेट है वो फूल रहा है, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, पेट फूलेगा, बैलून की तरफ फूलेगा। और जब आप प्रश्वास करेंगे, जब आप श्वास को छोड़ेंगे बाहर की तरफ, तो आपका पेट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, आपका पेट जो है वो पिचक जाएगा। तो इसको कम से कम 15 से 20 कुछ भी नहीं है कि खाना खाने के बाद करना है, खाना खाने से पहले करना है, आप कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपकी जो शॉर्ट ब्रीथ की प्रॉब्लम है, जिनको चेस्ट कंजेशन रहता है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको ब्रोंकाइल अस्थमा है, जिनको किसी ना किसी प्रकार की जो है चेस्ट कंजेशन रहती है, तो उन सभी समस्याओं में भी जो है डीप ब्रीदिंग सबसे अच्छी है। और कहीं पर भी शरीर में, जैसे कि मैंने बताया, कहीं पर भी आपके पेन है तो आप इसको करके देखिए। दर्द से जो है 15 से 20 मिनट जब आप करेंगे तो तुरंत आपको रिलीफ महसूस होगा। और इसके साथ साथ जो आपका बॉडी फ्लूइड है, जो हमारा ह्यूमन फ्लूइड है, उसमें मुख्य रूप से ब्लड आता है, और ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.3 से 7.4 रहता है।
अगर पीएच वैल्यू की बात की जाए ब्लड की तो 7.3 से 7.4 रहता है वो, लेकिन 7.4 से जब वो आगे बढ़ता है तो आपका जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं एसिडिक होने लगता है। तो जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका जो ब्लड है वो एल्कलाइन रहता है, और एल्कलाइन जो पीएच है, एल्कलाइन पीएच में ही आपके सेल्स, आपकी कोशिकाएं सर्वाइव कर सकती हैं। ऐसा भी acidic हुआ, उनके यहाँ की वहाँ रखना क्या प्लीज म्यूट की। वहाँ से दवाई लेके आए तो वहाँ बर्फी रख देती। नहीं ये गलती क्या है, वहाँ उनको देखना चाहिए था। आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि बॉडी फ्लूइड, ह्यूमन बॉडी का जो फ्लूइड रहता है उसमें मुख्य रूप से जो है ब्लड आता है और लिम्फ्स आते हैं। अगर ब्लड की बात की जाए तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू रहता है वो 7.4 होता है, लेकिन जब 7.4 से जब वो आगे बढ़ता है पीएच, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो ऐसे हो जाता है, आपकी बॉडी का जो फ्लूइड है, ब्लड है, वो एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक ब्लड में आपकी कोशिकाओं का डीजनरेशन शुरू हो जाता है। तो इसलिए यह कहा जाता है कि जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्लड जो फ्लूइड है, आपका बॉडी का फ्लूइड है, उसको कहीं ना कहीं आप एल्कलाइन करते हैं, एल्कलाइन की तरफ ले जाते हैं, जिससे जो है आपके जो सेल्स हैं वो अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं, उनका डीजनरेशन की बजाय उनका रीजनरेशन होता है, और एक एक सेल को, एक एक कोशिका तक जो है ऑक्सीजन पहुंचती है जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं। स्पेशली ये मानसिक रोगों में, किसी भी प्रकार के मानसिक रोग हैं या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो रोग हैं, चाहे वो एपिलेप्सी की बात की जाए या फिर सिजोफ्रेनिया की बात की जाए, इट्स आल्सो वन काइंड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जितने भी गंभीर से गंभीर मानसिक रोग हैं या गंभीर से गंभीर बाकी के रोग हैं, जो डीप ब्रीदिंग है उसमें रामबाण का कार्य करता है। और इसलिए कहा जाता है कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपके एक एक सेल को ऑक्सीजन मिलता है और उनका डीजनरेशन रुकता है, उनका डीजनरेशन की बजाय उनका रीजनरेशन होता है, वो दोबारा बनते हैं। तो डीप ब्रीदिंग करना, आप बेशक से कोई भी आसन प्राणायाम ना कीजिए, लेकिन डीप ब्रीदिंग तो कर ही सकते हैं बैठे बैठे घर पे खुली हवा में, जहां पर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। किसी पार्क में बैठकर आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, तो अद्भुत फायदे इसके देखने को मिलते हैं। आपके ब्लड को भी एल्कलाइन करता है, मानसिक रोगों से भी छुटकारा मिलता है। अगर शरीर में कहीं दर्द है तो एंडोर्फिन हार्मोन्स को सीक्रेट करता है और उस दर्द में जो है कहीं ना कहीं अहम भूमिका उसको दूर करने में अदा करता है। तो पूरा इसको साइंटिफिकली जो है मैंने इसको बताने का प्रयास किया है कि डीप ब्रीदिंग आपके लिए क्यों आवश्यक है। हमारे सेल्स के साथ साथ हमारे ऑर्गन्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन की जब सप्लाई अच्छे से हो पाती है तो आपके ऑर्गन्स भी अच्छे से काम करते हैं, और ऑर्गन से मिलकर ही आपका शरीर के विभिन्न प्रकार के सिस्टम बने हैं। तो वो जो विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं, आपके सिस्टम हैं, वो भी अच्छे प्रकार से काम करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखना है तो कम से कम आप डीप ब्रीदिंग तो कर ही सकते हैं। अगर आप बैठ कर ना कर पाए तो लेट कर सकते हैं। अगर आप वॉकिंग करते हुए कर सकते हैं, तो आप किसी भी प्रकार से इसका लाभ उठा सकते हैं, और अद्भुत फायदे जो है कुछ ही दिनों के अंदर आपको नजर आएंगे, बशर्ते आप इसको करें तो ये डीप ब्रीदिंग के ऊपर जो है हमने बात की। प्राणायाम के ऊपर आता हूं। प्राणायाम आपको पता ही होंगे कि जो मानसिक शांति प्रदान करें उस प्रकार के प्राणायाम आपको करने चाहिए। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा, या मन की चंचलता को दूर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम जो है वो चंद्रभेदी प्राणायाम है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। जब भी आपका मन अशांत हो, मन की चंचलता बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। उससे आपकी मन की जो चंचलता है वो दूर होगी, मन शांत होगा,
और आप किसी एक चीज के ऊपर फोकस कर पाएंगे। इसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके सिम्फेटिक और पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। हमारा पूरा शरीर, अगर हम पूरे शरीर की बात करें तो हमारा पूरा शरीर, आप पूरे दिन में जो भी कार्य करते हैं तो आपका पूरा शरीर जो है सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट रहता है। सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम आपके शरीर का एक्टिवेट रहता है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं आप अपने पूरे दिन में। लेकिन जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, या फिर मंत्रास चैंटिंग करते हैं, या फिर मेडिटेशन करते हैं, तो आपका जो शरीर है वो सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम में कार्य कर रहा है, वो पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम में कार्य करता है, जिससे जब आपका जो शरीर है वो सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम में स्विच करता है, अपने आप को चेंज करता है, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। और इसलिए कहा जाता है कि क्वालिटी स्लीप लीजिए, क्वांटिटी स्लीप ना लीजिए। क्वालिटी स्लीप जब आप लेते हैं तो पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है आपके शरीर में। आपके शरीर में जो है डेल्टा ब्रेन वेव्स एक्टिवेट होते हैं, आपके मस्तिष्क में डेल्टा ब्रेन वेव्स एक्टिवेट होती हैं, जो कहीं ना कहीं आपके हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है शरीर के अंदर, चाहे वो मांसपेशियों की टूट फूट है या फिर कोशिकाओं का डीजनरेशन होना है, किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार का रोग है, आपका शरीर स्वयं उसको हील कर सकता है, बशर्ते आप डीप ब्रीदिंग करें, कुछ प्राणायाम करें और कुछ योगासन के जरिए और कुछ आहार के जरिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम अद्भुत फायदे आपको लेकर आता है। किसी भी प्रकार का मानसिक रोग है, आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, आज उसके ऊपर चर्चा करते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जो भ्रामरी प्राणायाम है, जो उद्गीत प्राणायाम है, वो कहीं ना कहीं आपके किसी भी प्रकार के जो मानसिक रोग हैं उनमें बहुत सहायता प्रदान करता है, उनको ठीक करने में बड़ी मदद करता है। क्यों करता है, इसके ऊपर कभी विचार नहीं किया गया। वो इसलिए करता है, अगर क्रेनियल नर्व की बात की जाए, 12 क्रेनियल नर्व हैं। देयर आर 12 क्रेनियल नर्व इन योर ब्रेन। आपके जो खोपड़ी है, आपका जो ब्रेन है, उसमें 12 क्रेनियल नर्व हैं। और उसमें से अगर 10वीं क्रेनियल नर्व की बात की जाए, दैट इज वेगस नर्व। वेगस नर्व इज द 10th cranial nerve and it is one of the most biggest nerve which is found in the human body. अगर सब cranial nerve की बात की जाए तो वेगस नर्व जो है 10वीं cranial nerve है, जो आपके शरीर के अंदर सबसे लंबी नर्व है, सबसे लंबी नाड़ी है, जो आपके ब्रेन से होती हुई, ब्रेन से शुरू होती है और आपके जो ब्रेन हमारा ऑर्गन है उससे शुरू होती है और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है, जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं, उन तक जाती है। तो उसके बीच में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, चाहे आप ब्रेन से लेकर चेस्ट की बात की जाए, लंग्स की बात की जाए, हार्ट की बात की जाए, इसकी बात की जाए, पेनक्रियास की बात की जाए, एड्रेनल ग्लैंड की बात की जाए, या फिर जेनेटल ऑर्गन्स की बात की जाए, किडनी की बात की जाए, जितने भी, लीवर की बात की जाए, जितने भी ऑर्गन्स आपके वेगस नर्व के अंतर्गत आते हैं, जब आप उद्गीत प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो उस वेगस नर्व में कंपन उत्पन्न होती है और वो जिस भी ऑर्गन में वो कंपन से रिलेटेड वेगस नर्व गुजरती है और जिस भी ऑर्गन में से वो टच होती है, उसमें कंपन उत्पन्न होती है, तो उससे संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ वेगस नर्व। और आगे आगे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुषुम्ना नाड़ी को आप देख नहीं सकते, इट इज नॉट विजिबल टू ह्यूमन में। अगर एक मनुष्य के शरीर की बात की जाए तो वो सूक्ष्म स्तर पर हम उसकी चर्चा करते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी जो है आपके पेरिनियम से शुरू होकर आपके पीनियल ग्लैंड तक जाती है। लेकिन अगर वेगस नर्व की बात करें तो वो सुषुम्ना नाड़ी का रोल बड़ी बखूबी से रोल प्ले करती है। वो आपके पेरिनियम से ही शुरू होती है, वो आपके जेनेटल ऑर्गन से ही शुरू होती है और पीनियल ग्लैंड तक जाती है। सो आने वाले समय में इसके ऊपर भी जो है रिसर्च का विषय है और इसके ऊपर भी मेरे द्वारा भी रिसर्च की जा रही है और भी जो डॉक्टर्स हैं
वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो वेगस नर्व है वो सुषुम्ना नाड़ी जो है उसका एक सूक्ष्म रूप है, वो स्थूल रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। तो ये एक तरह से साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक अद्भुत मिलन कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, अगर इसके ऊपर जो है रिसर्च वो कामयाब हुई तो। आगे बढ़ते हैं। गाइडेड मेडिटेशन, जो मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं व्यक्ति वो गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन के जरिए भी जो है, योग निंद्रा के जरिए भी आप मानसिक रोगों को ठीक कर सकते हैं। फूड के ऊपर आता हूं मैं, 5 मिनट और लूंगा, फिर क्वेश्चन और आंसर के सेशन पर आते हैं, समय का अभाव है। फूड के ऊपर आता हूं, और बड़ी अजीब विडंबना है अगर फूड के ऊपर बात की जाए तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो जनक हैं, जिस प्रकार से जो योग के जनक हैं महर्षि पतंजलि, ठीक उसी प्रकार मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो जनक हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेट्स, और हिप्पोक्रेट्स कहते हैं कि लेट द फूड बी द मेडिसिन। समझ पा रहे हैं आप? लेट द फूड बी द मेडिसिन, क्यों ना अपने आहार को ही औषधि बना लिया जाए, तो किसी भी प्रकार की औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस औषधि को हम, उस आहार को हम औषधि के रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उस आहार को हम अपने पेट भरने के लिए ही उपयोग कर रहे हैं, जिससे बीमारियां उत्पन्न हो रही है शरीर के अंदर। तो उस आहार को औषधि कैसे बनाना है, आज उस 5 मिनट में उस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। और आज के समय की अगर बात की जाए तो आज के समय आप होपलेस फूड खा रहे हैं। आप कितने भी अच्छी प्रकार से कुक करते होंगे अपने घर पे, और जो माताएं बहनें हैं वो हमेशा जो है अपने परिवार के लिए कुक करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम होपलेस फूड खा रहे हैं। होप मीन्स आप समझ सकते हैं, होप। मैं इसको जो है ब्रेक करता हूं, होप को ब्रेक करता हूं 1 by 1। HOPE, होप। H for hormones, O for oxygen, P for phytonutrients and E for enzymes। hopeless food, हम ऐसा फूड खा रहे हैं, हम ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें ना तो हार्मोन्स है, ना ऑक्सीजन है, ना फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपके कच्चे आहार में ही मिलते हैं, प्लांट बेस्ड फूड में ही मिलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ना ही उसमें एंजाइम्स हैं। हम ऐसा फूड ले रहे हैं, हम होपलेस फूड ले रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? होपलेस फूड हम जो है वो खा रहे हैं, जिससे हम अपना सिर्फ पेट ही भर रहे हैं और अपने रोगों को, विभिन्न प्रकार के रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें ऐसा फूड लेना है जिसमें होप हो, जिसमें हार्मोन्स हो, ऑक्सीजन हो, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हो, जिसमें एंजाइम्स हो। ऐसा हमें फूड लेना है, ऐसा आहार लेना है। और ये सारी चीजें उसी आहार में मिल सकती हैं जो कच्चा है, जो गैस के ऊपर, समझ पा रहे हैं आप, जो गैस के ऊपर पक जाता है, जो कुक हो जाता है, उसमें से ये होप जो है वो उड़ जाता है। होप जो है, उस जब आप कुक करते हैं उस फूड को, जब आप कुक करते हैं उस फूड को, तो होप जो है उसमें से उड़ जाता है, उसमें से हार्मोन्स गायब हो जाते हैं, ऑक्सीजन गायब हो जाता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स गायब हो जाते हैं, एंजाइम्स गायब हो जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा तो नहीं है कि हम टोटली कच्चा आहार ही ले सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 1 या 2 टाइम, आप अगर दिन में 3 बार भोजन करते हैं तो कम से कम दिन में 1 बार तो कच्चा आहार ले सकते हैं। आप अंकुरित आहार ले सकते हैं, अंकुरित दालें ले सकते हैं, वो बहुत अच्छे सोर्स हैं होप के। उनमें हार्मोन्स भी हैं, उनमें ऑक्सीजन भी है, उनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, उनमें एंजाइम्स भी हैं, उनमें विटामिन भी है, मिनरल भी है, प्रोटीन भी है। उसमें क्या नहीं है आप नाम लीजिए, वो हर चीज मौजूद है जो आपके शरीर के लिए उपयोगी है, जो आपकी बीमारियों को ठीक करेगी, चाहे वो मानसिक रोग है, चाहे वो शारीरिक रोग है, कैसा भी रोग है। जब तक आप अपने आहार को नहीं बदलेंगे तब तक जो है समस्याएं ऐसी ही चलती रहेंगी। तो अगर आप दिन में 2 बार भोजन करते हैं तो कम से कम 1 बार तो कच्चा आहार लिया जा सकता है, 1 बार तो नारियल का पानी लिया जा सकता है, 1 बार नारियल का दूध लिया जा सकता है, 1 बार जो है सीजनल फ्रूट्स लिए जा सकते हैं, 1 बार जो है सीजनल वेजिटेबल्स ली जा सकती हैं। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए
कि जब तक आप अपने आहार को चेंज नहीं करेंगे, चाहे कोई भी समस्या है वो ठीक नहीं होने वाली है। तो जिस खाने में होप है, जिस खाने में हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, एंजाइम्स है, उस खाने को ज्यादा से ज्यादा खाइए। अगर कोई भी समस्या है, ये तो मानसिक रोगों की यहाँ पर बात चल रही है, कोई भी शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, वो हर रोग जो है उस खाने से ठीक होगा। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। डीप ब्रीदिंग करने की जरूरत है, कुछ प्राणायाम करने की जरूरत है, और आहार के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस प्रकार से जो है आप अपने जीवन शैली में रॉ फूड को अपना सकते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों से आप बच सकते हैं। और जैसे कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा की बात की जाए तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस थ्योरी के ऊपर बड़े अच्छे से काम करता है। और कोई भी ऐसी पैथी नहीं है जो इसके ऊपर काम करती हो, कि प्रिवेंशन के ऊपर काम करती हो। अगर आपको मानसिक रोग नहीं है तो कभी मानसिक रोग नहीं होगा, शारीरिक रोग नहीं, आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे, मन से स्वस्थ रहेंगे। लेकिन बशर्ते आपका खाना जो है कम से कम एक समय का कच्चा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अगर आहार की बात मैं करूं योग विज्ञान के प्रारूप से, योग विज्ञान के माध्यम से, तो 3 प्रकार का जो है आहार में गुण हमें पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो रजोगुण है और जो तमोगुण है वो आपकी मन की चंचलता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप रजोगुण से भरपूर आहार ग्रहण करते हैं, तमोगुण से भरपूर आहार ग्रहण करते हैं, तो आपकी मन की चंचलता कैसे दूर हो सकती है। आप 5 दिन सात्विक आहार पर आके देखिए, सात्विक आहार खा के देखिए, 2 ही दिन के अंदर जो है आपकी मन की चंचलता दूर हो जाएगी। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस आपको पूरे दिन में देखने को मिलती है, कभी कमर में दर्द हो गया, कभी कंधे में दर्द हो गया, कभी गर्दन में दर्द हो गया, कभी घुटने में दर्द हो गया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी लूज मोशन हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार की जो कॉम्प्लिकेशंस आपकी डे टू डे लाइफ में आ रही है, तो ये विभिन्न प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस भी दूर होती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट और लूंगा। डिप्रेशन की बात की जाए और भगवत गीता की बात ना की जाए, ऐसा हो नहीं सकता। भगवत गीता जो है अपने आप में एक अनुपम ग्रंथ है। और भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो अर्जुन भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में था। 6000 साल पहले की बात अगर की जाए, अर्जुन भी डिप्रेशन में था। अर्जुन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन के सामने भी अंधकार था। जैसे कि आज हम सभी के सामने अंधकार है, वैसे ही अर्जुन के सामने भी अंधकार था। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे कि आज हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं। तो भगवत गीता आप सभी के घर में है। और साइकोलॉजिस्ट के रूप में जब कोई ना कोई मानसिक रोग होता है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते होंगे, या डॉक्टर आपको कहता होगा कि आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे। तो सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट तो आपके घर में मौजूद है, बशर्ते आप उसके पास जाने का प्रयास करें, बशर्ते जो श्लोक उसमें लिखे हैं उनको आप पढ़ने का प्रयास करें और अपने जीवन शैली में उनको अप्लाई करने का प्रयास करें। तो जो अर्जुन के साथ उस वक्त 6000 साल पहले स्थिति थी, आज हम सभी के सामने वही स्थिति है। हम भी घबराए हुए हैं, हम भी डर में हैं, हम भी चिंता में हैं। और भगवत गीता ही हमें इस अंधकार से बाहर निकाल सकती है और उस उजाले की तरफ लेकर जा सकती है, उस प्रकाश की तरफ लेके जा सकती है। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और वो आज आप सभी के घर में मौजूद हैं। एक साइकोलॉजिस्ट आप सभी के घर में मौजूद है, बशर्ते आप उनको पढ़ने का प्रयास करें और अपनी जीवन शैली में अपनाने का प्रयास करें। ये जो हमारा जीवन है बड़ा अनमोल है, तो इसकी अहमियत को समझें। जो आपका शरीर है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं अद्भुत ऊर्जाएं हैं, अद्भुत शक्तियां हैं, उसके अंदर ही भगवान का वास है। और जब आप अपने शरीर का शुद्धिकरण कर लेंगे तो उस आत्मा का, उस परमात्मा से मिलन होना जो है अपने आप जो है आत्म साक्षात्कार का आपको अनुभव होने लग जाएगा, बशर्ते आप अपने शरीर की सुने, आप प्रकृति की सुने और किसी भी प्रकार के रिश्तों को खराब ना होने दे। क्योंकि आजकल की जो बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि रिश्ते जो है वो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से बिछुड़ते जा रहे हैं, रिश्तों को तोड़ते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप झुकने में, अगर रिश्ता बना रहता है तो झुक जाइए, सॉरी बोल दीजिए, ताकि वो जो रिश्ता है वो बना रहे। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिए, अगर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाइए,
क्योंकि उसमें फिर सोचने और समझने की जरूरत है। खैर बाकी जो है आप इसी प्रकार से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ जो है आपको भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं, और आप हमेशा खुश रहें, यही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, आई विल गिव आंसर्स ऑफ आई विल गिव आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन। आई वेलकम योर क्वेश्चंस, प्लीज। थैंक यू। यहाँ पे सर पूछ रहे हैं कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। बाय द टाइम कोई क्वेश्चन पूछे, मैं यहाँ पे एक बार चाहूंगी सर, आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम लोग जब श्वास लेते हैं या प्रश्वास करते हैं, which means इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो बहुत लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि श्वास करते समय हमारा उदर भाग यानी जो पेट है वो बाहर आना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर होना चाहिए। बहुत लोग, मतलब कि अगर आप मान के चलें कि योग फील्ड में जब योग आचार्य ब्रीदिंग स्टार्ट करवाते हैं तो वी फाइंड कि बहुत लोग ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो एक बार प्लीज आप सबको एक्सप्लेन कर दें कि ब्रीदिंग करते समय या श्वास लेते समय, इनहेल करते समय हमारा जो पेट उधर का पोजीशन है वो अंदर है या बाहर है। और या फिर सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप दायां हाथ अपने उदर भाग में एब्डोमेन में रख के अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देते हैं अभी, तो मुझे लगता है ये बेस्ट प्रेजेंटेशन रहेगा। बाकी सब आपको देख के सीखेंगे और क्लियर भी हो जाएगा क्योंकि याद रहेगा हमने कुछ देखा है। जी मैम, जी मैम, जरूर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और क्योंकि हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम भी अभी सीख ही रहे हैं, हमें नहीं पता होता कि किस प्रकार से श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया करनी है, और उसमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो जब आप श्वास लेते हैं तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब आप श्वास लेते हैं तो आपका जो एब्डोमेन है, जो आपका पेट है, वो बैलून की तरह फूलना चाहिए, ताकि जो श्वास है वो डीप हो सके, जो ब्रीदिंग है वो डीप जा सके। और अगर मैं डेमो कर पाऊं तो ये मेरा जो एब्डोमेन है, अब मैं इसके ऊपर अपना हाथ रखता हूं इस प्रकार से, और जब मैं श्वास लूंगा और जब मैं डीप ब्रीदिंग करूंगा तो आप देखिएगा जो मेरा जो पेट है वो बैलून की तरह फूलेगा। मैं लंबा गहरा श्वास ले रहा हूं, ये जब मैंने लंबा गहरा श्वास लिया तो जो मेरा पेट है वो बैलून की तरह जो है वो फूला, और जैसे ही मैंने श्वास बाहर की तरफ निकाला तो जो मेरा जो पेट है वो अंदर की तरफ चला गया। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है कि श्वास जब आप डीप करते हैं तो वो डीप तभी हो पाएगा जब तक आपका पेट अच्छी प्रकार से ना फूले। और आप इसको बैठकर भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छा जो आप इसका फायदा उठा सकते हैं वो कब उठा सकते हैं, जब आप लेटे हुए हैं बेड के ऊपर, अपने आप पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कर लेंगे सहज, बिल्कुल सहज अवस्था में, और अपना एक हाथ जो है पेट के ऊपर रख लेंगे। और जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आप इजिली जो है वो फर्क महसूस करेंगे, इजिली जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो श्वास जब आप लेते हैं तो आपका पेट फूलता है, और जब आप श्वास को बाहर निकालते हैं तो आपका पेट जो है वो अंदर की तरफ जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, जब मैं गहरी लंबी श्वास लूंगा तो जो मेरा पेट है वो बैलून की तरह फूलेगा ऐसे। और अब जो मेरा पेट है वो बैलून की तरह फूल चुका है, तो अब जो है मैं प्रश्वास करूंगा यानी एक्सहेल करूंगा, अपने श्वास को बाहर निकालूंगा, तो जो मेरा पेट फूला हुआ है बैलून की तरह, वो जिस प्रकार से गुब्बारे से हवा निकल जाती है, इसी प्रकार आपके पेट से जब हवा निकलेगी तो वो क्या होगा, पिचकेगा, अंदर की तरफ आएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है आप इसको लेट कर बड़ी आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया पीठ के बल लेट कर, और अपने पैरों को जो है घुटनों से फोल्ड करके आप इसका बड़ी आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। और 15-20 मिनट आप करेंगे तो किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है, मानसिक रोग है, एग्रेशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो तुरंत जो है वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं
जो बैड हार्मोन्स हैं वो उनका जो रिलीज जो वो अधिक मात्रा में हो चुके हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्ट्रेस। और जब आपके शरीर के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं साइकोसोमेटिक डिजीज भी देखने को मिलता है। आपका हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो उचित मात्रा में सीक्रेट होता है। इसके साथ साथ जो फील गुड हार्मोन है वो सीक्रेट होते हैं। और जैसे मैंने बताया डोज, इसके साथ साथ एंडोर्फिन हार्मोन एक तरह का मुख्य फील गुड हार्मोन है जो पेन किलर का भी काम करता है। तो डीप ब्रीदिंग कीजिए जी। तो यहाँ से हमें ये याद रखना है कि व्हेनेवर वी इनहेल, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट, हमारा एब्डोमेन बाहर होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, इनहेल जहाँ इन आया है वहां पे एब्डोमेन आउट, ऑपोजिट चलेगा। और जब एक्सहेल है तो आपका एब्डोमेन इन। और बहुत अच्छी बात हार्मोन के बारे में समझाई थी, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सारी चीजें भी हमें ध्यान देनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल हम हार्मोन को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे। तो जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे, सुकून में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका हैप्पी हार्मोन बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका लाइफ यानी कि जो प्राण शक्ति होती है, जो एनर्जी होती है, आपके शरीर की ऊर्जा होती है, वो बढ़ेगी। सर एक और क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे हमने जब बात की थी आहार की, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो जब हम आहार की बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि कोशिश करें कि कच्चा खाएं, जिसमें आपका ये तात्पर्य था कि हम लोग जो बार बार रिपीटेडली खाने को पकाते हैं, या रात का खाना सुबह को रीहीट करते हैं, क्योंकि अब माइक्रोवेव का जमाना आ गया और हम साइंस से टक्कर दे के चल रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत लोगों को ये चीज अनक्लियर है कि कच्चा खाना अगर हम खाएंगे तो हो सकता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाए। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पे थोड़ा सा लाइट डालिए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कच्चे खाने से आप क्या समझाना चाह रहे थे, बुरी ही ना हो, या जो आपका तात्पर्य था आप अच्छे से समझा पाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम कि, और ये बहुतों की शिकायत भी आती है कि हम कच्चा आहार खाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है या फिर गैस बहुत ज्यादा बनती है, और हमारा जो पेट है वो कहीं ना कहीं अपसेट हो जाता है कुछ दिनों के लिए। और ये बड़ी आम समस्या है। मैं अगर इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करूं तो 5 मिनट और लूंगा आपकी। हम जो कुक करते हैं खाने को, मान लीजिए मेरे पास जो है अंकुरित दाल है, और हम जब उसको कुक करेंगे तो वो बॉयल हो जाएगी, तो उसमें जो भी हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन है, उसमें जो भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है कम हो जाएगी उनकी मात्रा। लेकिन अगर हम उनका कच्चा सेवन करते हैं तो आग तो हमारे पेट में लगी हुई है, जिसको जठराग्नि कहते हैं। और जब आप उस पके पकाए खाने को जो आप आग पर पका चुके हैं ऑलरेडी, और फिर आप उसको कंज्यूम करते हैं, आप उसको खाते हैं, तो वो रीकुक होता है आपके, क्योंकि जठराग्नि उसको फिर से जो है वो रीकुक करती है। और जब जठराग्नि उसको रीकुक करती है तो जितने भी उसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो भी जो हेल्पफुल केमिकल्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो मेरा जो यहाँ पर कहने का अर्थ था वो ये था, हमारा जो शरीर है वो हैबिचुअल नहीं है अभी कच्चे आहार को खाने के लिए, क्योंकि हम बचपन से ही पका हुआ आहार खाने के आदी हो चुके हैं। वी आर हैबिचुअल ऑफ कुक्ड फूड, हम कुक्ड फूड के हैबिचुअल हो चुके हैं। तो जब आप कच्चा आहार खाते हैं या फिर स्प्राउट्स खाते हैं या फिर कहीं ना कहीं सैलेड खाते हैं या फिर कच्ची वेजिटेबल्स, ब्रोकली वगैरह या फिर कैप्सिकम या फिर और भी कॉलीफ्लावर, जो भी आपके सीजन में उपलब्ध रहती हैं, जो भी आपके स्थान पर उपलब्ध रहती हैं, आप उस प्रकार से आहार जब लेते हैं तो आपका शरीर रिएक्ट करता है। आपका शरीर उसके हैबिचुअल नहीं है कच्चे खाने के, तो इसलिए वो रिएक्ट करेगा। और वो जो रिएक्ट करेगा वो कुछ ही दिन तक करेगा, और जैसे ही वो रिएक्ट करना बंद कर देगा तो आपका शरीर धीरे धीरे उस कच्चे आहार के हैबिचुअल होता हुआ चला जाएगा।
लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की बात ये भी है कि जब आप अंकुरित आहार शुरू करें, क्योंकि अंकुरित आहार एक प्राण से भरपूर आहार है, उसमें प्राण ऊर्जा इतनी मात्रा में है कि शायद ही वो पृथ्वी पर किसी और फूड में देखने को मिले, वो सुपर फूड है, उससे ऊपर कोई फूड है ही नहीं। तो अंकुरित दाल की अगर बात करें तो मूंग की दाल जो है, अगर आप उसको स्प्राउट करते हैं और उसको आप उसका सेवन करते हैं तो वो सबसे हल्की दाल होती है, वो आपको अपच भी नहीं करेगी, इंडाइजेशन भी नहीं होगा, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, कॉन्स्टिपेशन कई बार हो जाता है या लूज मोशन लग जाते हैं, उसकी भी समस्या नहीं आएगी। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका शरीर किस प्रकार से रिएक्ट करता है, तो आपका शरीर जो है वो अच्छे से बता देगा कि ये जो है आपने जो आहार लिया है वो आपके शरीर में जो है वो हजम हुआ है, डाइजेस्ट हुआ है कि इंडाइजेशन उसका हुआ है, तो वो आपका शरीर अच्छे से बता देगा। तो अपने शरीर की जो संकेत है उनको समझकर और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप धीरे धीरे कच्चे आहार के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर एकदम से शिफ्ट होंगे तो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमारा शरीर हैबिचुअल नहीं है। तो इस बात को समझने का प्रयास करें, धीरे धीरे जो है कच्चे आहार को धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करें और पक्के जो कुक्ड फूड है उसको जो है धीरे धीरे अपने आहार थाली से कम करते हुए चले जाएं। और ऐसा कहा भी गया है कि आप अगर थाली में देखें तो उसमें 80% आपका एल्कलाइन फूड होना चाहिए, और जब आप उसको आग पर पका लेते हैं तो वो एसिडिक फूड बन जाता है। आप कुछ भी आग पर पका लेंगे, चाहे वो कितना ही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अगर किसी भी चीज को आप जब आग पर पका लेते हैं तो वो एसिडिक इन नेचर नेचुरली हो जाता है, और जब आप उसको कच्चा लेते हैं तो वो एल्कलाइन इन नेचर रहता है। और आग तो आपके पेट में ऑलरेडी लगी हुई है, आग तो हम सभी के पेट में ऑलरेडी लगी हुई है, और मसाला भी हम सभी के पास है। मसाला जो है वो आपकी सलाइवा है, और जब आप उसको उस आहार को, उस कच्चे आहार को, वो इसलिए भी कई बार जो है हजम नहीं हो पाता है, हम उसको अच्छे से नहीं चबाते हैं। उस कच्चे आहार को जब तक आप अच्छे से नहीं चबाएंगे वो हजम होगा ही नहीं। आपके जो सलाइवा है वो एक मसाला है। हम जो फूड कुक करते हैं गैस के ऊपर, उसमें हम बहुत सारे मसाले डालते हैं ना एडिशनली, तो मसाला तो आपके मुंह के अंदर है, आग आपके पेट के अंदर लगी हुई है। तो कुक करने का, अगर प्राकृतिक चिकित्सा की अगर यहाँ पर बात की जाए, प्रकृति की बात की जाए, तो जो आपको रॉ फॉर्म में अवेलेबल है उसको रॉ फॉर्म में ही कंज्यूम कीजिए, और अपने शरीर को इस प्रकार से जो है ढालने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि धीरे धीरे, एकदम से तो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली जो है, और चबा के खाइए। जितना आप मूंग की दाल को, चाहे चने को अंकुरित कर लीजिए, चने को बहुत हजम से देर होता है और बहुत ताकतवर होता है अंकुरित चना, लेकिन जब आप अंकुरित चने को भी चबा चबा कर खाएंगे, उसका बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे, तो वो भी 101% डाइजेस्ट होगा। वो इंडाइजेशन अगर कर दे तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता, बशर्ते आप उसको चबा चबा कर खाएं और बड़ी आराम से खाएं, माइंडफुल ईटिंग करके खाएं। और माइंडफुल ईटिंग आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं ध्यान पूर्वक अगर उसको आप खाएंगे तो दैट इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग। दैट्स इट मैम। थैंक यू अगेन। तो यहाँ पे जो संदेश मिल रहा था, यहाँ पे जो आपको बात समझाई जा रही थी वो ये समझाई जा रही थी कि अगर कोई चीज कच्ची खाई जा सकती है तो आप उसको पकाने की कोशिश ना करें। जैसे कि बेसिक एग्जाम्पल्स अगर हम माने तो यहाँ पे फ्रूट्स की बात हो रही है। जैसे अगर हम केले की बात करते हैं तो केला एक फल है, अगर केला फल है तो आप उसको वैसे ही खाएं। अब बहुत लोग उसको फिर सब्जी बना के खाते हैं, फिर उसको अलग अलग तरीके से उसमें सैलेड यूज करके उस पर नींबू डाल के, तो जो उसकी विशेषता है वो तो आपने वैसे ही खत्म कर दी। तो वो मत करें। जिस आहार की जो विशेषता है उसको वैसे ही लेने का, वैसे ही खाने का आप कोशिश करेंगे तो शायद आपके जो बॉडी है, शायद आपका जो न्यूट्रिशन जो आपको मिलना है वो अच्छे तरीके से मिलेगा। और यहाँ पे ही हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दो चीज जो आज के लिए आप सबके लिए बहुत जरूरी है। पहली ये कि आहार को, खाने को आप जीभ के लिए ना खाएं, पेट के लिए खाएं। जीभ को स्वाद मिले ना मिले दैट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, बट पेट के लिए वो स्वास्थ्यकारी है या नहीं ये देख के आप आहार दें।
और दूसरा ये, खाने को हमेशा दवा समझ के खाएं। जब आप फन के लिए या अगर सिर्फ अपने मजे के लिए खाएंगे तो आप जंक फूड में ही बने रहेंगे। दवा को समझ के खाएं, क्योंकि नेचुरोपैथी का एक सिद्धांत है, फूड इज लाइक अ मेडिसिन। तो जब आप दवा समझ के खाते हैं तो आप उतना ही खाते हैं जितने आपके शरीर को जरूरत है, और वो उसी प्रकार से आपके शरीर को तंदुरुस्ती या एनर्जी देता है जिस प्रकार से आप मान के चलें। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, 9:15 बजने वाले हैं। आज हमें शांति पाठ डॉक्टर दुर्गेश जी करवाएंगे, तो आप तैयार हो जाइए। और यहाँ से हम वापस चलते हैं। डॉक्टर चेतना जी, आपने हैंड रेस किया था, अगर आपको कुछ पूछना है। नहीं, वो शायद मेरे साथ क्लियर हो गया था। जी, धन्यवाद। यहाँ से हम धन्यवाद ज्ञापन, हाँ, यहाँ से हम धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए चलते हैं हमारे आदरणीय महासचिव डॉक्टर आचार्य विपिन पथिक जी के पास, और चलते हैं उनके पास वो सारी चीजें, और कल के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि कल हमारे मुख्य वक्ता कौन है, ताकि हमारे जितने भी लिसनर्स और श्रोता हैं वो तैयार रहेंगे। वंस अगेन वेरी 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 थैंक यू टू डॉक्टर गौरव जी। बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, एंड दे वर रियली एंजॉयिंग द सेशन विच यू, द सेशन एंड द इंफॉर्मेशन विच यू गेव। आते हैं आचार्य जी आपके पास, आवाज आ रही है आपको? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर गौरव दलाल जी। निश्चित तौर पर सेशन बहुत ही लाभकारी रहा है सभी जुड़े हुए श्रोताओं के लिए। और जो आपने सीखा है कि हम स्प्राउट्स खाना चाहिए, स्प्राउट के संबंध में एक मैंने कहीं कुछ पढ़ा था कि स्प्राउट्स में एक प्रकार का वायरस पाया जाता है, साल्मोनेला टाइफी। उसको क्या है कि जब आप उसको स्प्राउट्स को शाम को भिगोते हैं तो नेक्स्ट डे उसको फिर आप उसको अंकुरित करने के लिए उसको बांध के रखते हैं, और इस बांधने की प्रक्रिया में वो वायरस जन्म लेता है और इसके कई प्रकार के सिम्टम्स भी दिखाई पड़ते हैं। और निश्चित तौर पर भी ये एक शोध का विषय है, हालांकि मैंने इस पर हल्का सा गहन अध्ययन भी किया, तो उसमें बात ये निकल के आई है कि जब भी आप स्प्राउट्स लें तो उसको बहुत ही केयर पूर्वक, यानी कि हर चीज को हम खा रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं मशीनरी में, तो क्या किस किस प्रकार का ईंधन डालना है तो उस पर ध्यान देना है। शाम को अगर भिगोते हैं तो उसको नेक्स्ट डे उसको ठीक से साफ कपड़े में बांध के रखना है, और जब वो स्प्राउट्स अंकुरित हो जाए तो उसको हल्का सा स्टीम देना है, बॉयल नहीं करना, स्टीम देना। तो इस प्रकार का उसमें ऐसा था। कोई बात नहीं है, मैंने अपना विचार इसलिए रखा कि डॉक्टर गौरव जी अनिली शोध करते रहते हैं, क्या इस पर भी आप वो थोड़ा देखेंगे कि मैंने जो पढ़ा है क्या ठीक पढ़ा है या कुछ सुधार होगा, तो फिर देखते हैं। क्योंकि भारतीय योग चिकित्सक संघ इन्हीं सब बातों पर काम कर रहा है, जो अलग अलग हमारे रिसर्चर्स हैं वो प्रक्रियाओं में लगे हैं, और आने वाले दिनों में वो जो दिल्ली का सेशन, दिल्ली का जो प्रोग्राम है उसमें अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे। इसमें योगा मेट से लेकर के जलनेति पॉट, जितने सूत्र नीति, सभी के रिसर्च पेपर और सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट हैं IYTA द्वारा, वो सारे कुछ आपके समक्ष मिलेंगे। तो है क्या ना, योग में हम लोग जिसका जो मन आ रहा है आजकल वो वैसे ही करा दे रहा है। और अभी योग दिवस भी आ रहा है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, जो कुछ नहीं जानता है वो योग जानता है, और वो जिसको मन आया वैसे ही वो परोस रहा है, और लोग परोसते हुए थाली को आराम से चाव से खा रहे हैं। और बस 21 के बाद सब पैकअप, क्लोज, कैमरा, एक्शन सब बंद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो योग चिकित्सक या योग साधक, योग प्रेमी जुड़े हुए हैं इस वर्चुअल वेबिनार में, तो उनसे एक निवेदन है कि यदि ऐसे लोग हैं तो उनको आप समझाइए कि भाई योग सिर्फ 21 जून तक नहीं हमें अपनाना है, उसको जीवन शैली में अपनाना है और अच्छे योग टीचर से सीखना है। देखिए, हमने अभी बात कर ली अवसाद से कैसे बचना है, क्या क्या आसन करने हैं, क्या खान पान रखना है, लेकिन हमें कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है। सब जानते हैं कि खाना चाहिए, लेकिन क्या अंदर डालना है इसके बारे में विचार नहीं करते हैं। जिस प्रकार से एक बाइक होती है, बाइक में पेट्रोल पड़ता है, हम डीजल नहीं डालते हैं, लेकिन ये जो आपका शरीर है इसमें कुछ भी डाल देते हो आप, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, पिज्जा, मोमो सब कुछ भर देते हो, लेकिन जो चीजें इससे नहीं बनी है वो भी डाल रहे हो। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है। एक बहुत बड़े योगी ने कहा है कि जो चीजें जल्दी सड़ती हैं वो चीजें जल्दी पचती भी हैं। तो जो इस प्रकार पर ध्यान रखना है, जैसे कि उदाहरण उन्होंने भी दिया, यदि हम एक अमरूद ले लें तो उसको भी अगर हम रखते हैं और एक सेब को रखें, तो दोनों में चीजें कौन जल्दी सड़ने वाली हैं। तो इस पर आप भी रिसर्च करिए कि सेब जल्दी सड़ता है कि अमरूद जल्दी सड़ता है। तो इस पर ये सारा कुछ मैं आप पर डाल रहा हूँ, फीडबैक आपको देना है, अब मुझे बताइएगा जरूर।
तो बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय गौरव जी। मैंने विनोद भाव में कह दिया है कि आप लोगों को भी थोड़ा होमवर्क करना है, जो हमारी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं उनको भी अपने घर पे ही शोध कार्य करते रहने हैं, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड आप पर ही है। और घर की जिम्मेवारी और खाना जो आप भोजन बनाते हैं उसमें किस प्रकार का मनोभाव, क्योंकि मानसिक बात चल रही है तो भावों का बहुत इफेक्ट है। जो मनोकायिक रोग जो है वो किस प्रकार काम करते हैं आने वाले सत्रों में समझेंगे। और कल का जो सत्र है वो लगभग इसी से मिलता जुलता है। और कल आधुनिक बीमारियों में योग की भूमिका सब्जेक्ट पर हमारे बीच में उड़ीसा राज्य से योगाचार्य हरि भाई आर्यन जी जुड़ेंगे, जो हमारे भारतीय योग चिकित्सक संघ के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं। तो ऐसे बहुत अच्छा उनका अनुभव भी है योग चिकित्सा में। और अभी किसी नए विश्वविद्यालय में वो एज ए लेक्चरर अपॉइंट भी हुए हैं, तो मुझे अभी उसका फीडबैक भी लेना है, बधाइयाँ भी लेनी है और आप लोगों को उपहार भी दिलवाना है उनसे। तो निश्चित तौर पर सभी लोग फिर से कल इसी समय जुड़ेंगे। और दुर्गेश जी हमारे बहुत ही अच्छे कर्मठ योग के सिपाही हैं, मैं कह सकता हूँ, और बहुत ही शिद्दत के साथ में और योग के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो दिखता है। क्योंकि कहते हैं कि यथा योगी तथा नामा, योग को हमें धारण करना है और जो कुशलता है उनके अंदर दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हम लोग ऐसे ही जुड़ते रहें। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के लिए भी आप अपनी तैयारी रखें, अपने साथियों को जागरूक करें। IYTA ने अपने फेसबुक पेज पर भी पोस्टर जारी किया है, BYC के फेसबुक पेज पर पोस्टर है। तो जिसको जो सुविधाजनक लगे उसको पोस्टर के साथ साथ अपने कार्यक्रमों को यथावत मनाइए। उत्सव के साथ हमें इस योग दिवस को मनाना है। आज 17 है, 17 तारीख तो खत्म हो गई, कल से 18, 2 दिन बचे। तो हम लोग फिर से मिलेंगे। और अब मैं जाहिर सी बात है दुर्गेश जी को ही आमंत्रित करूंगा। शांति पाठ दुर्गेश जी कराएंगे आज। जी दुर्गेश जी, माइक ओवर टू यू। सभी लोग शांत मुद्रा में